ओके, हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, मेरे साथ मिनारुल एसके। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये जो है ये एक इंडियन पॉलिटी का एक पार्ट हो गया। और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे इसका इलेक्शन होता है और इसका होप और इसका जो जितना भी मतलब है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग को जानना चाहिए, कैसे इसका सिलेक्शन होता है और इसका सर्विस कंडीशन कैसा है, इम्पीचमेंट कैसा है एंड सो ऑन। तो ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइक यूपीएससी और स्टेट पीएससी, ठीक है, और एसएससी और बहुत सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडियन पॉलिटिक्स सेक्शन में। और इसके अलावा भी एक मतलब सिटीजन होने के नाते हम लोग को जानना चाहिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन कैसे होता है और कैसे जो इसका सर्विस कंडीशन है और इम्पीचमेंट प्रोसेस है, इसका पावर कैसा है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस इन पार्ट 1। आज हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, ओके, इंडियन पॉलिटिक्स सेक्शन में। तो अब देखेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर, तो आर्टिकल्स 52 to 78 मतलब क्या है कि आर्टिकल्स 52 to 78 ये इस पार्ट में जो है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कौन सा है, पार्ट 5 में ये डील किया गया है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में जिक्र किया गया है। मतलब आर्टिकल जो है 52 to 78 कॉन्स्टिट्यूशन में और पार्ट 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में जिक्र किया गया है। मतलब इसमें इसके बारे में बोला गया है यूनियन एग्जीक्यूटिव होता क्या है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट द प्रेसिडेंट, फर्स्ट द प्रेसिडेंट, हियर यू कैन सी द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। सेकेंड यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या है, द वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू, ठीक है। और थर्ड में क्या है, प्राइम मिनिस्टर, यू कैन सी द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। और फोर्थ में के कौन है, फोर्थ में है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हियर यू कैन सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ओके, मंत्रिमंडल। और 5 में क्या है, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हियर यू कैन सी के वेणुगोपाल राव, ओके। सो ये जो 5 है, मतलब 5 पर्सन या तो 5 मतलब इसमें से जो है इंडियन एग्जीक्यूटिव मतलब जो है इसका स्ट्रक्चर ये है कि प्रेसिडेंट इसमें रहेंगे, द वाइस प्रेसिडेंट इसमें रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर इसमें रहेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रहेंगे और द अटॉर्नी जनरल, ये सब मिला के जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ओके, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल, ओके, मतलब हम लोग जो है एज ए सिटीजन हम लोग प्रेसिडेंट को चुनते नहीं है, ठीक है। बट कौन चुनता है, बट बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। और इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन है, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। और हम लोग जानते हैं जो पार्लियामेंट में 2 हाउस है, एक है लोकसभा LS और दूसरा कौन है, राज्यसभा RS, ओके। दोनों हाउस का जो इलेक्टेड मेंबर है, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है, बस इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए, ठीक है, मतलब चुने हुए लोग। तो इलेक्टेड मेंबर दोनों हाउस का इसको इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल है। सेकेंड में कौन है, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। और जो हम लोग का 28 स्टेट्स हैं, तो इसमें जो जितने सारे MLAs हैं, ठीक है, वो भी इसमें शामिल होता है, ठीक है, MLAs। और इसके अलावा भी थर्ड ऑप्शन में कौन है, थर्ड ऑप्शन में है द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी। पहले 2 ही था, एक था दिल्ली और दूसरा था पुडुचेरी। अब जो जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 370 आर्टिकल को रिपील करके जो जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया है और विद लेजिस्लेटिव मतलब असेंबली लेकर, इसलिए जो दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी को लेकर जितना भी इलेक्टेड मेंबर होगा, MLA होगा, वो सब इसमें मतलब प्रेसिडेंट को चुनते हैं, ठीक है। तो इसमें हो गया लोकसभा का जो इलेक्टेड मेंबर MP हो गया और राज्यसभा का जो इलेक्टेड मेंबर MP हो गया और सारा स्टेट का जो इलेक्टेड MLA हो गया
और इसके अलावा जो यूटी में 3 स्टेट यूटी है, जैसे कि दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पुडुचेरी हो गया, इन तीनों यूटी में जो एमएलए है, मतलब इन तीनों यूटी में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनका जो एमएलए है, इलेक्टेड एमएलए है, वो इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होते हैं। ठीक है, और इसमें देखो पिक्चर दिया गया, रामनाथ कोविंद है यहाँ पर और यहाँ पर है मीरा कुमार। ठीक है, तो मीरा कुमारी है, तो दोनों में क्या है, एक ये बीजेपी से है और ये नॉन बीजेपी से है। ठीक है, और इसका टोटल वैल्यू कितना है, 10 लाख, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज का वैल्यू कितना है, 10,98,903। ठीक है, और इसमें से मतलब अगर 50% से ज़्यादा मिलेगा, मोर देन 50%, ठीक है, 50% से ज़्यादा मिलेगा होता है, ये है हाफ वे मार्क 50%। इससे अगर ठीक एक वोट ज़्यादा मिलेगा तब ये इलेक्टेड हो जाएंगे प्रेसिडेंट के रूप में। ठीक है, और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, रामनाथ कोविंद जो है इलेक्ट होके आ गए। ओके, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज में जितना वोट था उसमें 50% ज़्यादा इसको वोट मिल गए थे। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ठीक है, इसमें क्या है कि लोकसभा में हम लोग जानते हैं कि 543 जो है मेंबर थे इलेक्टेड और 2 नॉमिनेटेड थे, और कौन थे, एंग्लो इंडियन, AI मतलब है एंग्लो इंडियन, लेकिन इन दोनों को जो है एबोलिश कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें पॉइंट्स में क्या दिया गया कि बिटवीन 1952 एंड 2020, मतलब इतने सालों में क्या है, 2 सीट्स वे रिजर्व इन द लोकसभा, दोनों सीट जो है लोकसभा में रिजर्व थे। ओके, मतलब लोकसभा क्या है, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस उसको बोलते हैं हम लोग लोकसभा। ठीक है, और किस लिए, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए। तो दिस 2 मेंबर्स वेर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये जो 2 मतलब मेंबर हैं वो कौन चुनते हैं, नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वो जो एडवाइस, उसको एडवाइस लेकर प्रेसिडेंट जो है 2 एंग्लो नॉमिनेट करते थे। सो इन जनवरी 2020, अभी जो रिसेंटली, in Anglo-Indian reserved seats in the Parliament and the state legislatures of India were abolished, इसको abolish कर दिया गया है। और कितना अमेंडमेंट बिल में, 126th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2019, इसमें जो है इन दोनों सीट को abolish कर दिया गया है। ठीक है, when enacted as 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जब इसमें शामिल किया गया था, तब 126th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में इसको जो है एबोलिश कर दिया गया है। और कुछ इसके बारे में जानना चाहिए कि द आर्टिकल 334 में इसको, मतलब इसके बारे में कहा गया है कि 2 सीट रिजर्व रहेंगे, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गेव रिजर्वेशन टू द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के समय में जो आर्टिकल 334 में इसमें मतलब 2 सीट रिजर्व कर दिया गया था, किसके लिए, फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए। ठीक है, और आर्टिकल 334 सेज दैट दिस रिजर्वेशन वुड सीज टू एग्जिस्ट 20 इयर्स, मतलब 20 साल के बाद इसको खत्म करना चाहिए। ठीक है, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू होने के बाद 20 साल के बाद जो है इसको एबोलिश कर देना चाहिए। बट दिस रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड टू 1970 थ्रू द 8th अमेंडमेंट, मतलब 1970 में इसको फिर अमेंडमेंट किया गया, 8th अमेंडमेंट, उसमें जो है इसको पीरियड को रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड टू 1980, उसको बढ़ाकर 1980 तक कर दिया गया। तो किस थ्रू 23rd अमेंडमेंट एक्ट। देन अब 1990 में क्या, 45th अमेंडमेंट एक्ट में उसको फिर भी 2006 तक बनाया गया। अब थ्रू 62 अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया, इसमें 2010 तक, और थ्रू 79th अमेंडमेंट एक्ट में इसको जो है 2020 तक, 2010 जो है 79th अमेंडमेंट एक्ट में इसको किया गया, और 2020 कितने अमेंडमेंट, 95th अमेंडमेंट एक्ट तक जो है इसको किया गया था, मतलब 95th अमेंडमेंट एक्ट में इसको जो है 2020 तक रिजर्व किया गया था। और इन जनवरी 2020, अब जो इस साल में 2020 में, द एंग्लो इंडियन रिजर्व सीट्स इन द पार्लियामेंट and state legislatures of India were abolished by 104th Constitutional Amendment Act of the 2019. So okay, 104th जो अमेंडमेंट एक्ट है उसमें जो है इस दोनों सीट को एबोलिश कर दिया गया है। तो
इसके बारे में रीजन क्या है, वजह क्या है? द रीजन स्टार्टेड बाय द यूनियन लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद who introducing the bill in the Lok Sabha is that the Anglo-Indian population in India was just 296 in the 2011 census, though the number is disputed। मतलब क्या 2011 में जो सेंसस किया गया उसमें जो है नंबर इतना कम पाया गया जो कि लेस देन 300, इसलिए जो है इसको अबोलिश कर दिया गया है। ठीक है, मतलब अभी जो लोकसभा में मेंबर कितने होंगे? 543 इलेक्टेड मेंबर होंगे और नॉमिनेटेड मेंबर कुछ भी नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट। और हमको थोड़ा मतलब कुछ पॉइंट्स के बारे में हमको जो अभी रिसेंटली हुआ है, ठीक है, करंट अफेयर्स में है, तो इसके बारे में किसके बारे में है? जम्मू कश्मीर के बारे में है। ठीक है, तो प्रायर 2019 साल से पहले 19 के पहले क्या थे कि द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैड ए बाई कैमरल असेंबली, मतलब दोनों सदन थे इसमें। ठीक है, मतलब एक हो गया लोअर हाउस और एक हो गया अपर हाउस। तो अभी जो है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आर्टिकल 370 में क्या किया, जो पास किया गया पार्लियामेंट में अगस्त में, तो इसमें इसको रिप्लेस कर दिया गया और इसको यूनिकर्मिकल रजिस्टर दिया गया, जैसे दिल्ली लाइक दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो उसमें क्या है, एक उसको यूटी बना दिया गया। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिसॉल्व बाय गवर्नर ऑन 21 नवंबर 2018, मतलब 21 नवंबर 2018 में इसको जो है डिसॉल्व कर दिया गया था बाय गवर्नर। ठीक है, तो ये देखो, ये है कि पीओके जिसको बोलते हैं हम, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, ये है पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और इसमें जो है ये अक्सर चीन वाला, और ये जो पार्ट है ये पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिए थे, और ये हो गया जम्मू कश्मीर और ये हो गया लद्दाख। ठीक है, तो ये दोनों यूटी बना गया, लेकिन इसमें क्या है, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है लाइक दिल्ली एंड पुडुचेरी, एक बात ध्यान देना है। लेकिन लद्दाख में कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, बस एक मतलब यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 55। ओके, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 55। तो इसमें हम देखेंगे कि द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मतलब जो नॉमिनेटेड मेंबर है राज्यसभा, और द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और द मेंबर्स both elected and nominated of the state legislative council in case of bi-cameral and the nominated members of Delhi, Jammu and Kashmir and Puducherry do not participate in the election of the president। मतलब क्या है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर हो, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो या दूसरे स्टेट का जो है, उसमें ये प्रेसिडेंट इलेक्शन में उसको वो शामिल नहीं होते। ठीक है, ओनली इलेक्टेड मेंबर जो है शामिल होते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्टेड एमपी एंड एमएलएस। तो वेयर एन असेंबली इज डिसॉल्व, जब वहां पर असेंबली डिसॉल्व कर दिया जाता है, तो क्या है, द मेंबर सीज टू बी क्वालिफाइड टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। मतलब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या है, जो जिस असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाता है, तो उस समय क्या होता है, जो एमएलए होते हैं या चाहे एमपी हो, तो वो जो है इलेक्शन में वोट नहीं दे पाते। ठीक है, The president election is held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote। मतलब क्या है कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो क्या है, एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। मतलब चाहे यहाँ पर बात करें, जैसे कि यहाँ पर जनरल इलेक्शन में क्या होता है, पीपल वो ईवीएम के थ्रू वोट दे देता है, लेकिन इसमें क्या है कि प्रेसिडेंशियल में ओनली एमएलए और एमपी पार्टिसिपेट, एमएलए और एमपी जो है मतलब प्रेसिडेंट को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं। तो इसका एमएलए और एमपी का दोनों का वैल्यू कितना है, टोटल एमएलए का वैल्यू कितना है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट बाय नंबर ऑफ एमएलएस बाय 1000। इसका एमएलए वोट का जो है, एक एमएलए का जो वोट का वैल्यू है। ठीक है, मतलब पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा एमएलए का वोट का वैल्यू। ठीक है, नंबर 2 में एमपी का वोट वैल्यू कितना है, टोटल नंबर ऑफ वोट असाइन टू एमएलए, मतलब जितना एमएलए को वोट असाइन किया गया है बाय टोटल नंबर ऑफ एमपीज। ओके, टोटल नंबर ऑफ एमपीज को मतलब एमपी का जो है वोट वैल्यू हो गया।
अब हम देखेंगे जो मैंने पहले डिस्कस किया कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है? इफ एनी ऑफ द कैंडिडेट फेल्स टू गेट मोर देन 50%, अगर 50% से ज्यादा मिल गया तो फर्स्ट फेज में वो इलेक्ट हो जाएंगे। अगर 50% से कम मिला तो सेकेंड राउंड जो है उसमें फिर स्टार्ट होगा, मतलब फर्स्ट राउंड एलिमिनेशन राउंड होगा। ठीक है, मतलब एलिमिनेशन राउंड होगा। तो इन दिस राउंड द सेकेंड प्रेफरेंस वोट of the candidate who receive minimum number of first preference votes are added to the votes of the other candidate। मतलब क्या है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर 4 बंदे हैं, ए बी सी डी। तो मैंने ए को दिया फर्स्ट प्रेफरेंस, बी को सेकेंड और सी को थर्ड और डी को दिया फोर्थ। तो मतलब इसको दिया फोर्थ। तो ऐसे करके जितना सब लोग एक एमपी हो या चाहे एमएलए हो वोट देंगे। तो सपोज ए को मिला है 60%, सॉरी ए को मिला है सपोज, अगर 50% से ज्यादा मिल गया तो इलेक्ट हो जाएंगे फर्स्ट पेज में और सेकंड राउंड में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अगर इसका वोट मिला है 40% और इसका मिला है 30%, ठीक है, और इन दोनों को मिला है इसका शायद इसको 20% और इसको 10%, तो 10% वाला जो है डी वाला ये एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ही करके इसका वोट जो है ट्रांसफर हो जाएंगे तीनों के बाद। मतलब सेकंड प्रेफरेंस कौन सा है, ये 30 वाला तो ज्यादा होगा, मतलब प्रोपोर्शनल इसको ऐड हो जाएंगे तीनों में। फिर क्या होगा, सेकंड राउंड होगा। फिर जब जिसका लो वोट आएंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे और उसका वोट जो है थर्ड प्रेफरेंस में, ऐसे करके थर्ड प्रेफरेंस में चले जाएंगे। और जब तक इसका वोट 50% से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, मोर देन 50% प्लस, तब क्या हो, वो इलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब मोर देन 50% होना चाहिए। देखिए यहाँ पर इलेक्टोरल कोटा दिया गया, टोटल नंबर ऑफ वोट्स टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड बाय 2 + 1। ठीक है, मतलब इसका सबसे ज्यादा मतलब हो गया 50% से ज्यादा। ठीक है, मतलब जितना वोट होगा, सपोज अगर 1500 वोट है, 1500 टोटल वोट है, तो बाई कितना 2 हो गया +1, मतलब कितना हो गया 751। इतना अगर वोट मिला तो वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है, आर्टिकल 55 में। आर्टिकल ये जो है आर्टिकल 55 में। ठीक है, आर्टिकल 55 में। ओके, अब देखेंगे क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। जो आर्टिकल किस बारे में दिए गए हैं, आर्टिकल 58 के बारे में जो है दिया गया है। आर्टिकल 58 में जो है क्वालिफिकेशन, मतलब प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए उसके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ए पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, मतलब अगर एक पर्सन को प्रेसिडेंट होना है तो कुछ मतलब जो कंडीशन है उसको फुलफिल करना चाहिए। जैसे फर्स्ट क्या हो गया, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब उसके पास जो इलेक्टोरल रोल होगा वोटर लिस्ट में उसमें उसका नाम आना चाहिए, तभी तो है ना, तभी तो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब जो वोटर लिस्ट में होगा इलेक्टोरल रोल, ठीक है, इलेक्टोरल रोल, ठीक है, इसमें जो है इसका नाम होना चाहिए, मतलब वोटर लिस्ट में इसका नाम होना चाहिए। He should be a citizen of India. Next, he should have completed 35 years of age, मतलब उसका 35 years होना चाहिए। थर्ड नंबर में क्या है, he should be qualified for election as a member of the लोकसभा, मतलब लोकसभा का मेंबर का जो जितना क्वालिफाई होना चाहिए वो मतलब लोकसभा का मेंबर के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, नंबर 4 क्या है, he should not hold any office of profit। ठीक है, लेकिन उसका प्रॉफिट मतलब कोई भी ऑफिस हो वो मतलब जिसमें सैलरी मिलता हो, ठीक है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, यूनियन गवर्नमेंट हो या पब्लिक अथॉरिटी में हो, लोकल पब्लिक अथॉरिटी में हो, अगर उस पद में है तो वो उस पद में उसमें नहीं रहेंगे जब इलेक्शन के लिए लड़ेंगे। ठीक है, लेकिन चाहे प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो या तो कोई गवर्नर हो या मिनिस्टर हो, चाहे स्टेट और यूनियन का, वो इसमें प्रेसिडेंट के लिए शामिल हो पाएंगे। ठीक है, उनके लिए मतलब जो रूल है एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, मतलब वो अगर चाहे तो इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा, ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ओके, गवर्नर कोई भी स्टेट का या मिनिस्टर चाहे स्टेट का हो या यूनियन का हो,
वो इलेक्शन के प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए लड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब उसका ऑफिस को जो है प्रॉफिट नहीं माना जाता है, ठीक है। लेकिन बाकी जैसे कि कोई भी चाहे अधिकारी ऑफिसर हो या कोई भी अधिकारी हो जो ऑफिस में काम करते हो, तो वो जो है उसको पहले वो पद छोड़ना पड़ेगा, फिर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फिफ्थ कंडीशन में क्या है, द नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब एटलीस्ट 50 लेटर्स एज प्रपोज एंड 50 लेटर्स एज सिग्नेचर्स। मतलब क्या है, 50 लेटर जो इसको प्रपोज करना चाहिए, इसका नाम देना चाहिए, तभी ये इलेक्शन के लिए लड़ पाएंगे। सिक्स कंडीशन में क्या है, एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक ए सीक्रेट डिपॉजिट ऑफ ₹15,000। मतलब 15,000 जो है वो आरबीआई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको जमा करना चाहिए, ठीक है। अगर और जो जब पैसा जमा किया, जितना पैसा जमा किया इसका पैसा जब्त कर लिया जाए, अगर इसका वोट जो है 1/6 पर नहीं मिला, ठीक है, 1/6 अगर नहीं मिला टोटल वोट से, तो इसका पैसा जो जब्त कर लिया जाएगा। एक क्यों किया गया है, क्योंकि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट इसको डिस्करेज करने के लिए मतलब इतना जो डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़ाया गया और इसको जब्त कर लेते हैं, ताकि नॉन सीरियस कैंडिडेट ज्यादा कैंडिडेट ना हो, बस सीरियस कैंडिडेट इसमें आए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ओथ और अफर्मेशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ओथ और अफर्मेशन कौन सा आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 60 में दिया गया है, ठीक है। तो इसमें देखो जो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया और ये हम लोग का प्रेसिडेंट, ठीक है। ये जो है मतलब इसको वोट दे रहे हैं, ठीक है। वोट लेने मतलब इसके अंदर ये जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है वोट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बोलेंगे, आई, और इसका नाम बोलेंगे, ये अगर रामनाथ कोविंद है तो नाम बोलेंगे रामनाथ कोविंद। डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, अगर ये गॉड में बिलीव करते हैं तो गॉड बोलेंगे, और अगर गॉड में बिलीव नहीं करते हैं तो बोलेंगे अफर्म। तो दैट आई फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। मैं इस ऑफिस में जो मतलब फेथफुली इसको काम करूंगा और डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड विल डू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा, डिफेंड भी करूंगा, ठीक है, एंड द लॉ, और लॉ को भी डिफेंड करूंगा। एंड आई विल डिवोट माई सेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। और मतलब भारत का जो जनगण होगा, ठीक है, उसके लिए मैं मतलब सब उसके लिए उसके अच्छा के लिए भी काम करूंगा और निष्ठा रहूंगा, ठीक है। तो ये इसका ओथ और अफर्मेशन हो गया, ठीक है। अब देखेंगे कि अभी तक कितना फास्ट प्रेसिडेंट कौन सा, मतलब ऑल प्रेसिडेंट के बारे में हम थोड़ा एक बार स्नैपशॉट ले लेंगे। तो फास्ट प्रेसिडेंट थे हम लोग का राजेंद्र प्रसाद, इसका टेन्योर हो गया टेन्योर था 1952 1962। उसके बाद आगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नेक्स्ट आगे जाकिर हुसैन, उसके बाद बीबी गिरी, ठीक है, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद, उसके बाद नीलाम संजीवा रेड्डी, उसके बाद जेल सिंह, उसके बाद आगे रामास्वामी वेंकटरमन, उसके बाद शंकर दयाल शर्मा, उसके बाद के आर नारायण, उसके बाद 2002-2007, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम, उसके बाद 2007 2012 आगे प्रतिभा पटेल, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ओके। और नेक्स्ट आगे 2012-2017 प्रणब मुखर्जी, एंड नाउ 2017 टू टुडे रामनाथ कोविंद, ओके। तो थैंक यू। तो इस पार्ट में हम लोग ओथ या मतलब प्रेसिडेंट बनाना, प्रेसिडेंट चुन लिए और उसका ओथ भी हो गया। और उसके बाद हम लोग जो पार्ट 2 में इसका सर्विस कंडीशन क्या है, ठीक है, इसका सर्विस कंडीशन क्या है और इसका इम्पीचमेंट प्रोसीड्यूर क्या होगा और इसका पावर क्या है, ये हम लोग पार्ट 2 में और पार्ट 2 ऑनवर्ड्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जाने से पहले हम 4 चीज़ के बारे में आपको थोड़ा अवेयरनेस देना चाहेंगे कि इस जो पैंडेमिक सिचुएशन में है, मतलब अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग हैं, मतलब कोरोना वायरस है, तो इसलिए हम लोग को क्या है कि स्टे होम स्टे सेफ, मतलब हम लोग को घर में रहना है और अपने आप को सेफ रखना है, ठीक है, और मास्क यूज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, ठीक है। नंबर 2 में क्या है कि
जो अभी एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाना है और पेड़ पौधा नहीं काटना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधा हम लोग को ऑक्सीजन देता है और उसके अलावा भी बहुत सारा कुछ हम लोग को मिलता है और एनवायरनमेंट भी सुरक्षित रहेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पेड़ पौधा लगाना है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग और जो ओजोन लेयर डिप्लेशन है वो कम हो। सेकंड क्या है तो मतलब साफ हो, सुंदर हो, ऐसा मेरा भारत देश हो, ठीक है। मतलब अगर स्वच्छ मतलब अगर आसपास अगर साफ रहेगा तो क्या होगा, वो हम लोग के लिए अच्छा होगा, ठीक है। और से नेक्स्ट क्या है कि वाटर इज, वी नो वाटर इज लाइफ, तो इसलिए सेव वाटर सेव लाइफ, मतलब पानी को बचाना है और पानी को, ठीक है, पानी बचाएंगे तो अपना जीवन भी बचाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर अभी से पानी का अभी मिसयूज करेंगे तो एक दिन आएगा वाटर क्राइसिस होगा और उस दिन जो है हम लोग को पीने का पानी भी मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पानी को बचाना है, सेव वाटर सेव लाइफ। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे पार्ट 2 और पार्ट 3 में, ओके, इंडियन पॉलिटी सेक्शन में।